So, hello everyone, Assalamu alaikum. This and good evening. This is Muhammad Daniel Kamal, और आई एम द सेक्रेटरी एसडीजीज ऑफ द बुराक एसोसिएशन। और जहाँ पे हमारा जो बुराक एसोसिएशन के अंदर काम है वो 8 डिफरेंट डोमेन्स के अंदर है। और उन 8 डिफरेंट डोमेन्स के अंदर से एक जो डोमेन आती है डेट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एसडीजीज। एंड आई एम लुकिंग आफ्टर द डोमेन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और आज के लिए जो हम उन लोगों ने डिसाइड किया था वो यही किया था कि वी विल बी गिविंग अ सीरीज ऑफ वर्कशॉप्स जो कि फोकस करें क्लाइमेट फाइनेंसिंग के ऊपर कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग होती क्या है, किस तरीके से इसका फ्यूचर है, और कौन कौन सी कंट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व कर रही हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आई थिंक सो दैट वी कैन प्रोग्रेस। अगर मैं आपको ऐसे टॉपिक्स बता दूं वर्कशॉप्स के, तो ये जो वर्कशॉप की सीरीज होगी क्लाइमेट फाइनेंसिंग की, डेट विल बी कवरिंग अ टोटल ऑफ 5 वर्कशॉप्स, या एक तरीके से इन शॉर्ट फॉर्म इट विल बी कवरिंग अ टोटल ऑफ 5 सेशंस ऑन 5 डिफरेंट टॉपिक्स। जिसमें से जो आज का सेशन हम लोग कवर करेंगे डेट विल बी इंट्रोडक्शन टू क्लाइमेट फाइनेंसिंग, और जो इसके बिलो हैं वो ऐसे हैं कि सस्टेनेबल फाइनेंसिंग, अ न्यू पाथवे, रिन्यूएबल फाइनेंसिंग, द ग्रीन ग्रोथ, इंस्टीट्यूशंस और क्लाइमेट फाइनेंसिंग, और जो लास्ट पे है डेट इज लॉस इन डैमेज फंड। विदाउट अब थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अकॉर्डिंग टू यू आपके लिए इन तमाम सीरीज की शुरुआत से पहले पहले कौन सी ऐसी सीरीज है या कौन सी ऐसा सेशन है जो कि ज्यादा अट्रैक्ट करता है आपको। और यस, इन दीज सीरीज या इन दीज वर्कशॉप्स देयर विल बी 2 मोर स्पीकर्स जो कि आपको आहिस्ता आहिस्ता एट द एंड ऑफ द सेशन आज के मैं आपको बता दूंगा, कन्वे कर दूंगा। सो मीनवाइल प्लीज डू लेट मी नो कि आपके लिए कौन सा ऐसा सेशन है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा, या जिसको आप लुक आफ्टर या देखना चाहते हैं। सो आई गेस देयर इज नो वन हु इज कमेंटिंग, नो वरीज। वैसे मेरी उम्मीद यही है कि आप लोगों के सारे सेशंस बहुत अच्छे लगे। और लेकिन जो मेरा पर्सनल फेवरेट है दैट इज इंस्टीट्यूशंस ऑफ क्लाइमेट फाइनेंसिंग के कौन कौन से ऐसे इंटरनेशनली, नेशनल और रीजनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग को लुक आफ्टर कर रहे हैं। और बाकी जो सेशंस हैं वो आपके सामने हैं। आज का जो हम लोग सेशन कवर करेंगे डेट विल बी ऑन इंट्रोडक्शन टू क्लाइमेट फाइनेंसिंग की क्लाइमेट फाइनेंसिंग होता क्या है, कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं, कौन कौन से कंट्रीज को लिस्ट किया जाता है कि वो क्लाइमेट चेंज के लिए वल्नरेबल हैं, कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इसके लिए काम कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर काम हो रहे हैं या चल रहे हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग का फ्यूचर क्या है और किस तरीके से जो वर्ल्ड लीडर्स हैं डिफरेंट नेशंस के, वो अपना क्या रोल अदा कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट फाइनेंसिंग। तो अगर हम लोग शुरुआत करें तो पहला जो बेसिक क्वेश्चन है डेट इज व्हाट इज क्लाइमेट फाइनेंसिंग की क्लाइमेट फाइनेंसिंग होती क्या है। अगर मैं इसको आराम से सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो डेट इज कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग एक ऐसी टाइप ऑफ फंडिंग है जिसके अंदर हम लोग क्लाइमेट चेंज से या क्लाइमेट चेंज के खिलाफ जो एक्शंस ले रहे होते हैं उनको सपोर्ट करने का जरिया है क्लाइमेट फाइनेंस। और ये डिफरेंट तरीकों से आ सकता है। आइदर इट कैन कम फ्रॉम द गवर्नमेंट, चाहे वो आपकी नेशनल गवर्नमेंट हो या एक तरीके से जो आपकी आईजीयूज होती हैं, आपकी बिजनेसेस से भी आ सकते हैं, और साथ ही साथ आपकी ये ग्रास रूट कैंपेन से भी आ सकती हैं। और ग्रास रूट कैंपेन ऐसी कैंपेन हो सकती हैं जो कि आप लोकल लेवल के ऊपर खुद ब खुद इनिशिएट करते हो और उसको साइड बाय साइड आप लेकर चल रहे होते हो अलॉन्ग विद योर प्रोफेशन। और अगर हम लोग इसको मजीद देखें, थोड़ा सा कम्प्लेक्स वे में चले जाएं, तो इसको ऐसे कहा जाता है कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग रेफर्स टू फंडिंग या अदर रिसोर्सेज that are used to take action against climate change through investments in adaptation, mitigation and resilience। ये क्लाइमेट फाइनेंसिंग हमारे पास फंडिंग एक तरीके से फंडिंग को हम लोग आम में लेते हैं पैसा या दूसरे रिसोर्सेज। एंड अपार्ट फ्रॉम द फंडिंग, फंडिंग इज नॉट जस्ट अबाउट गिविंग मनी, इट कैन ऑल्सो बी अबाउट गिविंग टेक्नोलॉजिकल हेल्प। टेक्नोलॉजिकल हेल्प के साथ साथ ये ह्यूमैनिटेरियन एड को भी कह सकते हैं हम लोग रिसोर्स। ह्यूमैनिटेरियन एड के साथ साथ ये आइदर इन टर्म्स ऑफ आप कह लें लेबर, उसको भी हम लोग कह सकते हैं रिसोर्स। तो ऐसी रिसोर्सेज या एक तरीके से ऐसी मनी
जो क्लाइमेट चेंज के खिलाफ एक्शन देने में या एक्शन लेने में यूज हो रही है, उसे हम लोग कहते हैं क्लाइमेट फाइनेंसिंग। और वो क्लाइमेट फाइनेंसिंग किस तरीके से आती है, डेट कम्स आइदर जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही होती है हमारे पास एडेप्टेशन के अंदर, मिटिगेशन के अंदर और रिजिलियंस के अंदर। अच्छा, ये जो तीन नेम्स हैं ये हमारे पास एक तरीके से इंटरलूप है और इंटरकनेक्टेड है, और ये थोड़ा सा आप लोग कह रहे हैं जंबल अप हो जाते हैं। तो पहले पहले इन तीनों को जान लेते हैं। और ये क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज होती हैं, मिटिगेशन, एडेप्टेशन और रेजिलियंस। अगर हम लोग मिटिगेशन को कहें तो मिटिगेशन के अंदर, या मिटिगेशन को आम अल्फाज में ऐसा कहा जाता है कि ग्रीन हाउस गैसेस की जो एमिशंस हो रही होती हैं उसको रिड्यूस करना, या तो या फिर सिरे से ही प्रिवेंट कर देना, सिरे से इसका खात्मा। और मिटिगेशन को किस तरीके से हम लोग, आप कह लो, उसको गेन कर सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं, डेट इट कम्स फ्रॉम आइदर यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जीज, या फिर हम लोग जो ओल्डर इक्विपमेंट्स हमारे होते हैं उनको एनर्जी एफिशिएंट बनाया जाए, या एक तरीके से जो हमारा इंडिविजुअल बिहेवियर होता है उसको चेंज करें कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा कार्बन एमिशंस ना करें, बल्कि हम अपना बिहेवियर को चेंज करके कम से कम कार्बन एमिशंस की तरफ लेकर आए अपने आप को। और साथ साथ हम लोग ट्रीज को प्लांट करें। एंड यस, प्लांटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिटिगेशन मेजर। इसको हम लोग एडेप्टेशन ही कह सकते हैं। तो अब बारी होती है एडेप्टेशन की, कि एडेप्टेशन क्या होता है। सो बेसिकली एडेप्टेशन का मतलब क्या है, इसको हम लोग आम अल्फाज में ये कहते हैं कि क्लाइमेट जो चेंज हो रहा होता है हमारे पास, उसके साथ साथ हमारी जो एडजस्टमेंट हो रही होती है, उसके साथ साथ जो हम लोग अपना सर्वाइवल को शिफ्ट करते हैं, दैट इज एडेप्टेशन। और ये किस तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं या इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं, वो ये है कि किस तरीके से हम लोग क्लाइमेट चेंज के लिए अपनी तैयारियां करते हैं, हम लोग किस तरीके से अपनी कम्युनिटी को ज्यादा से ज्यादा ट्रेन करते हैं कि किस तरीके कि अगर क्लाइमेट हम उस रीजन का शिफ्ट हो रहा है तो हाउ दैट कम्युनिटी इज गोइंग टू सर्वाइव। और अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हमारा सेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स, या हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको भी हम लोग क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा अडेप्टिव बनाते हैं। इसकी जो मेजर एग्जांपल है डेट इज, या डेट कम्स फ्रॉम जापान। जापान के अंदर हम लोगों को पता है कि बहुत सारे ऐसे टाइफून्स आते हैं, टाइफून्स के साथ साथ अर्थक्वेक्स आते हैं। सो जापानीज जो नेशन है, उन्होंने अपना जो बिल्डिंग मटेरियल है उसको मोर इलास्टिक बना लिया, उसको मोर एडेप्टिव बना लिया, और इन टर्म्स ऑफ उसको, या इन सिंपल वर्ड्स, उसको और ज्यादा रिजिलियंट बना लिया है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। और अगर हम बात करें रिजिलियंस की, तो बेसिकली रिजिलियंस इन्वॉल्व करती है कि किस तरीके से उस एरिया की एबिलिटी वो कितनी ज्यादा है, या उस एरिया की जो आप कह लें कैपेसिटी है या उसकी जो पावर है वो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट से लड़ने के लिए कितनी ज्यादा है। आइदर इट कुड बी मोर, आइदर इट कुड बी लेस। और इसके अंदर हम लोग इसको किस तरीके से देख सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल एक एरिया के अंदर हमारे पास अर्थ क्वेक आते हैं, या एक तरीके से जलजले के बाद जो आफ्टर शॉक्स आते हैं, तो हम लोग उसको देख सकते हैं कि यस, आइदर वो जो एरिया है, क्या उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वैसे की वैसे पहले की तरह इंटेक्ट है, या वो ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका है। अगर तो डिस्ट्रॉय हो चुका है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यस, उस एरिया की जो एबिलिटी थी क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट से लड़ने के लिए, डेट वाज वेरी लो। वो एरिया ज्यादा से ज्यादा रिजिलियंट नहीं था। और दूसरी बात रेजिलियंस की मद में वो ये आती है कि किस तरीके से हम लोग रिकवर कर रहे होते हैं क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से। और रिकवरी के दौरान हमारी दो चीजें देखी जाती हैं, कि कितना ज्यादा हमें टाइम लग रहा होता है रिकवरी के लिए, दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए एक एरिया को। और अब आर्ट फ्रॉम द टाइम, कि कितना ज्यादा या कौन से ऐसे मैनर के अंदर हम लोग दोबारा से रिकवर कर रहे हैं। और रिकवरी इज नॉट जस्ट अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चरल रिकवरी, इट इज ऑल्सो अबाउट द humanitarian recovery, it is also about the psychological recovery, it is also about the domestic animals जो आपके होते हैं उसकी भी रिकवरी। और अपार्ट फ्रॉम दिस, इट कुड बी अबाउट द नेशनल रिकवरी एज वेल, कि आपकी इकोनॉमी भी उस एरिया की डैमेज हो रही होती है फ्रॉम अ नेचुरल डिजास्टर, जो कि क्लाइमेट चेंज से हो रही होते हैं। सो आई होप कि आपको तीन चीजों का समझ आ चुका हो, एडेप्टेशन, मिटिगेशन एंड रिजिलियंस। मिटिगेशन को हम लोगों ने नाम दिया था कि किस तरीके से हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस की जो एमिशन हो रही होती हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं या उनको प्रॉपर्ली प्रिवेंट कर सकते हैं। एडेप्टेशन को हमने ये कहा था कि किस तरीके से जो हमारे पास क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग किस तरीके से एडजस्ट करते हैं। और तीसरा
जो हम लोगों ने कहा था रेजिलियंस का, रेजिलियंस इज कि किस तरीके से उस एरिया की एबिलिटी है या उस एरिया के पास कितनी ज्यादा पावर है क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स के साथ लड़ने के लिए। और अगर हम लोग मजीद अब आगे बढ़े तो ये थी टोटल या एक तरीके से सिंपल वर्ड्स के अंदर क्लाइमेट फाइनेंसिंग की डेफिनेशंस। अगर हम लोग देखें कि किस तरीके से UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ने कहा हुआ है क्लाइमेट फाइनेंसिंग क्या होती है, तो अकॉर्डिंग टू द UNFCCC क्लाइमेट फाइनेंसिंग को वो इस तरीके से रेफर करते हैं कि वी वी इन टर्म्स ऑफ द UNFCCC, वो कहते हैं कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग लोकल, नेशनल या ट्रांसनेशनल फाइनेंसिंग होती है, जो कि और ट्रांसनेशनल से मुराद ये है कि एक ही रीजन के अंदर डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान में जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही होती हैं या उनके दरमियान में जो चीजें चल रही होती हैं। सो क्लाइमेट फाइनेंसिंग रेफर्स टू लोकल, नेशनल और ट्रांसनेशनल फाइनेंसिंग, जो कि कहाँ से आती है हमारे पास, पब्लिक सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर से या अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग से। और अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग कौन से हो सकते हैं, हमारी IGOs हो सकती हैं, हमारी NGOs हो सकती हैं, हमारी खुद जो लोकल सतह के ऊपर हम लोगों ने ग्रास रूट्स कैंपेन्स या इनिशिएटिव्स लॉन्च हो सकते हैं, हमारे पास वो भी हो सकते हैं। जो वो वाली फाइनेंसिंग किस चीज के लिए यूज हो, टू सपोर्ट और मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन एक्शंस, जो है हम लोग क्लाइमेट चेंज के खिलाफ कर रहे होते हैं, क्लाइमेट चेंज के खिलाफ ले रहे होते हैं। तो दैट इज क्लाइमेट फाइनेंस अकॉर्डिंग टू द UNFCCC। और क्लाइमेट फाइनेंसिंग को UNFCCC ने अपने कॉप्स के अंदर भी बहुत ज्यादा, आप कह लें, इंपॉर्टेंस दी है, और अपने पेरिस एग्रीमेंट के अंदर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जानना कि जितनी भी जो हमारे पास हर गवर्नमेंट है, हर नेशन की, और जितने भी हमारे पास स्टेक होल्डर्स हैं, उनको पता होना चाहिए कि क्या क्या डेवलपिंग कंट्रीज की फाइनेंशियल नीड्स हैं। उनको इस चीज़ की समझ बूझ भी होनी चाहिए, और वो इस चीज़ को इवेलुएट भी करें कि अगर एक डेवलपिंग कंट्री की फाइनेंशियल नीड कौन कौन सी हैं, और किस तरीके से हम लोग उनको हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो दोबारा से अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो सके। और जो रिसोर्सेज प्रोवाइड की जा रही होती हैं, उसका भी एक ऐसा एम होना चाहिए कि वो बैलेंस अचीव करे या बैलेंस बनाए रखे बिटवीन एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। आइदर तो मिटिगेशन ज्यादा हो रही है तो फिर एडेप्टेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी, और अगर हम लोग एडेप्टेशन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें फिर मिटिगेशन कम हो जाएगी। सो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। अगर हम लोग मजीद आगे बढ़ें, सो देयर कम्स लिंकेज विद द पेरिस एग्रीमेंट। अभी हम लोगों ने बात की थी कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कॉप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और along with the COPs it is also playing an important role in the Paris Agreement। पेरिस एग्रीमेंट में हम लोगों को पता है कि जितने भी कंट्रीज से, जितनी भी नेशंस थी, उन्होंने प्लेज किया था कि बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, मतलब कि 21वीं सदी के एंड तक, टिल 2100, हम लोग हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है, आइडियली वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने फिर इसके साथ साथ दो ऐसी और पॉसिबिलिटीज रख दी थी कि if not 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, we will be aiming to increase 2 डिग्री सेंटीग्रेड, कि हम लोग हमारी जो पूरी अर्थ है, हमारी जो पूरी जमीन है, उसका जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं इंक्रीज करेंगे। और थर्ड उन्होंने पॉसिबिलिटी ये रखी थी कि बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी हम लोग हमारी अर्थ का टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे। आइडियली मैंने 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों कहा था, क्योंकि राइट नाउ हमारा जिस तरीके से हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमारी जितनी भी नेशंस हैं वो डेवलपमेंट की तरफ जा रही हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर रही हैं, वो अपनी इकोनॉमी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाह रही हैं। तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का जो हम लोगों ने टेम्परेचर था, उससे हम लोग बहुत ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं। हम लोग एनुअली बहुत ज़्यादा एमिशन कर रहे हैं, वी आर एमिटिंग अराउंड अबाउट 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड। 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान हम लोग अभी, ये मैं ग्लोबली बात कर रहा हूँ, ग्लोब के परस्पेक्टिव में बात कर रहा हूँ कि वी आर इंक्रीजिंग और टेम्परेचर, अर्थ टेम्परेचर, और इट इज ऑल ड्यू टू एमिशंस, कि हम लोग अपनी एमिशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और इस वजह से जो लास्ट कॉप हुई है, या जो अभी सीरीज ऑफ कॉप्स हुई हैं लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर हमारे पास 3 कॉप्स हुई थी, तो उसके अंदर उन्होंने कहा था कि वी विल बी ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम लोग 2 डिग्री सेंटीग्रेड वाले जो हम लोगों ने एम बनाया हुआ था, हम लोग उसको अचीव कर लें। बट यस,
द कंट्रीज आर वेरी होपफुल कि वो बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक अचीव कर लेंगी, विच आई एम नॉट सीइंग कि ऐसा पॉसिबल भी है या नहीं है। सो बेसिकली द पेरिस एग्रीमेंट रीअफर्म करता था कि जितने भी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी जो ऑब्लिगेशंस हैं वो किस तरीके से चलेंगी। बेसिकली पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हर कंट्री के पास एक ऑप्शन था कि वो कितना एमिशन को अपने ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूएसए लेट्स सपोज हैड एन ऑप्शन कि यूएस की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ये कहा था कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम लोग हमारे जो एमिशंस हैं उसको इतनी परसेंटेज तक रिड्यूस कर लेंगे। डेवलपिंग कंट्री ने भी यही कहा था, और जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं एलडीसीज वो भी यही कहते हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी वी विल बी इंक्रीजिंग और वी विल बी इंक्रीजिंग और वी विल बी डिक्रीजिंग और एमिशंस टू दिस परसेंटेज। सो बेसिकली वही कहना चाह रहे थे कि जो पेरिस एग्रीमेंट है उन्होंने ये इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है उन्होंने जो जो अपने अपने आप कह लें गोल्स बनाए हुए हैं एमिशंस को डिक्रीज करने के लिए, एमिशंस को कम से कम करने के लिए, उसको वो प्रॉपर्ली फॉलो करें। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा था कि जो हमारे पास अदर डेवलपिंग कंट्रीज हैं या एलडीसीज हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, वो खुद ब खुद वॉलंटरली आए और ये बताएं कि वो पर ईयर कितनी ज्यादा एमिशंस को वो यहाँ तो कंट्रोल करेंगे या डिक्रीज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान को भी ये वॉलंटरली चॉइस मिलती है कि वो कितना ज्यादा पर ईयर अपने एमिशंस को रिड्यूस करेगा। although we are not emitting that much, हम हमारी जो परसेंटेज की जो एमिशन है that is less than 1%, and if I am to be precise that is either 0.82 or either it is 0.84, 86 भी हो सकती है, 0.86। लेकिन स्टिल पाकिस्तान क्योंकि हमारे पास पेरिस एग्रीमेंट का एक सिग्नेटरी बॉडी है, सो यस उसके पास भी ये ऑप्शन आती है कि वो वॉलंटरियली कितनी ज्यादा कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, मतलब कि कितना ज्यादा वो एमिशंस को कम से कम करना चाहता है। और हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो दोबारा से उस जगह पर जाकर यूएन की फोरम के ऊपर जाकर दे डिसाइड कि हम लोग कितने ज्यादा एमिशंस को अपनी पर ईयर के हिसाब से कट करेंगे। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर आइदर इट कुड बी 5%, तो इस साल वो जब जाएंगे तो वो 5% से कम नहीं जा सकते, बल्कि उनको ज्यादा ही कहना पड़ेगा। और हमारी फिर कंट्री को ये कहना पड़ता है कि यस last year we aimed to decrease the emissions by 5%, this year we will be aiming to decrease the emissions by 10%। इस तरीके से पेरिस एग्रीमेंट के अंदर चीजें चलती हैं। तो वो ये कहना चाह रहे थे कि डेवलप्ड कंट्रीज की जो पार्टीज होती हैं वो लीड करें, वो दोबारा से एक तरीके से क्लाइमेट फाइनेंसिंग के अंदर अपना वो चार्ज लें फ्रॉम द डेवलपिंग साइड ऑल्सो, कि किस तरीके से उन्होंने अपने सोर्सेस को यूटिलाइज करना है, किस तरीके से उन्होंने एक प्रॉपर चैनल के थ्रू उन्होंने अपने फंड्स को मोबिलाइज करना है, कि वो आइदर प्राइवेट सेक्टर में लगाना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो अपने प्राइवेट सेक्टर के अंदर लगाना चाहते हैं, या वो अपने पब्लिक सेक्टर के अंदर लगाना चाहते हैं, या वो खुद ब खुद अपनी इकोनॉमी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और अगर मैं इसको थोड़ा सा एक और चीज़ साइड पे ले जाऊँ तो वो यही है कि पेरिस एग्रीमेंट के अंदर ये चीज़ कही गई थी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो जब मोबिलाइज कर रहे होंगे अपने क्लाइमेट फाइनेंसिंग को, तो वो अलॉन्ग विद ऑल दिस वो दूसरे कंट्रीज को भी सपोर्ट कर सकते हैं। और वो किस तरीके से कर सकते हैं, आइदर वो स्ट्रेटेजीज बनाकर दें उन कंट्रीज को, आइदर वो पहले पहले खुद उस कंट्रीज की जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी नीड्स और उनकी प्रायोरिटीज को पहले अकाउंट कर ले और देन इवेलुएट करे, और फिर वो उनको फंडिंग भी दे सकते हैं डेवलप्ड कंट्रीज। और फिर उन्होंने कहा था कि जो मोबिलाइजेशन होगी, ये जो एक प्रॉपरली ट्रांसफरिंग होगी क्लाइमेट फाइनेंसिंग की फ्रॉम वन कंट्री, वन डेवलप्ड कंट्री टू द अदर डेवलपिंग कंट्री, वो एक प्रॉपरली मॉनिटरिंग के थ्रू होगी, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू होगी, जो कि नोट डाउन कर रहा होगा कि यस इस कंट्री ने, लेट्स सपोज यूएसए ने पाकिस्तान को, डेवलपिंग कंट्री को इतने ज्यादा डॉलर्स दे दिए हैं इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट फाइनेंसिंग। और हम लोगों को एक और चीज के बारे में देखना चाहिए कि जो भी पेरिस एग्रीमेंट के अंडर एफर्ट्स हो की जा रही होती हैं वो सारी की सारी गाइडेड होती हैं कि हमारे जो फाइनेंस का
फ्लो हो, जो मनी फ्लो हो, वो हमेशा कांस्टेंट रहे एक ऐसे पाथवे के थ्रू जिसके अंदर हम लोग हमारी ग्रीन हाउस की जो गैसेस होती हैं, उनकी जो एमिशंस हैं उनको लो से लो करें, और साथ-साथ हमारी जो डेवलपमेंट है या हमारा जो डेवलपमेंट सेक्टर है आइदर इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लेट्स सपोज, उसको हम लोग क्लाइमेट रिजिलिएंट की तरफ लेकर आएँ। और एक और चीज़ के ऊपर फोकस किया जा रहा होता है कि पेरिस एग्रीमेंट ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी को दिखाए, और एक और चीज़ को दिखाए कि किस तरीके से जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, वो एनहांस किया जा रहा है। उसकी जो प्रेडिक्टेबिलिटी है, वो एनहांस की जा रही है। और प्रेडिक्टेबिलिटी से मुराद ये है कि इस ईयर लेट्स सपोज पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए इतने ज़्यादा डॉलर्स चाहिए थे। नेक्स्ट ईयर अगर हमारे पास यही सिनेरियो हुआ तो पाकिस्तान को लड़ने के लिए कितने ज़्यादा डॉलर्स चाहिए होंगे। तो पेरिस एग्रीमेंट इस चीज़ की अक्कासी करती है, इस चीज़ की आप कह लो रहनुमाई करती है। और अब मेरा एक सवाल आप लोगों से है कि क्या एक प्रॉपर चैनल बना हुआ है फाइनेंशियल मैकेनिज्म कि वो डेवलप्ड कंट्री से पैसे लेकर डेवलपिंग कंट्रीज को पैसे दें? इज देयर एनी प्रॉपर फाइनेंशियल चैनल? You have three options: yes, no, maybe. Please feel free to either type. Thank you so much, Miss Muzla Imran. Apart from, thank you so much, Miss Mahanur. Thank you so much, Miss Mukaddas. So most of you all are saying कि yes, there is, yes, maybe. किसी ने no तो नहीं कहा ना? अच्छा, सो यस, देयर इज अ प्रॉपर फाइनेंशियल मैकेनिज्म। एक प्रॉपर हमारे पास बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि काम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ आप क्लाइमेट फाइनेंसिंग। जो टॉप पर आते हैं डेट इज ग्रीन क्लाइमेट फंड, जिसे हम लोग नाम देते हैं जीसीएफ का। और एक और है हमारे पास जीईएफ, स्टैंड आउट करती है ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी को, तो इन्वायरमेंट फंड को ही, सॉरी। सो दीज जीसीएफ एंड जीईएफ आर वन ऑफ द आर टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस जो कि इस चीज को देख रहे होते हैं। और अलोंग विद दिस अभी राइट नाउ जो लॉस एंड डैमेज फंड के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं वो यही है कि हम लोग अभी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाए जो कि जीसीएफ की तरह काम करे कि किस कंट्री को कितनी ज़्यादा पैसे चाहिए लॉस एंड डैमेज क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, और फिर ऐसे कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो कि इन्वॉल्व हैं या जो कि पैसे दें, रिस्पॉन्सिबल हो टू गिव आउट द मनी। और यस, फाइनेंशियल मैकेनिज्म, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हम लोग मजीद बात करेंगे इन और अपकमिंग वर्कशॉप्स। सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि आप लोगों को क्या ख्याल है इस क्वेश्चन के थ्रू। एंड थैंक यू सो मच। यस, क्या आप लोगों ने कहा था यस और मे बी, नो वरीज, बट यस, देयर आर अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस। और पाकिस्तान के अंदर अगर हम लोग बात करें तो जो नंबर 1 पे स्टैंड आउट करें दैट इज एनडीआरएमएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड, जो कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए फंडिंग दे रहे होते हैं। अब अगर अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल, तो क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, देर आर काउंटलेस एग्जाम्पल्स। लेकिन एक ऐसा इदारा जो कि मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा वो डेट इज इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी। इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी इज सर्विंग इट्स रोल इन टर्म्स ऑफ गिविंग finances to tackle out the effects of climate change. तो बेसिकली जो आईआरसी है, इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी, डेट इज सर्विंग इट्स रोल इन मोर देन 56 कंट्रीज। और वो क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए एक लेवरेज देते हैं, एक उनको वो क्लाइमेट फाइनेंसिंग के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को देख रहे होते हैं कि कौन कौन सी क्लाइमेट फाइनेंसिंग के अंदर इनोवेटिव अप्रोचेस हैं, ताकि हमारा जो एडेप्टेशन है उसको हम लोग इम्प्रूव कर सकें, और क्लाइमेट चेंज के खिलाफ जितने भी जो इफेक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के थ्रू, जितने भी जो हमारे पास इम्पैक्ट्स आ रहे हैं उनको हम लोग कम से कम करें और मिटिगेट करें। जो नंबर 1 एग्जांपल थी आईआरसी की वो यही थी कि सीरिया के अंदर बेसिकली आईआरसी
फार्मर्स वो किसानों के साथ काम कर रही है ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि कौन-कौन सी जगह पर हमारे पास क्लाइमेट चेंज हो रहा है और देन उनको वो उस माहौल के मुताबिक सीड्स प्रोवाइड करें, ताकि वो जो किसान है वहाँ का, वो ज़्यादा से ज़्यादा आप कह लें प्रॉफ़िट कमा सके, उसकी जो क्रॉप क्वालिटी है वो इंक्रीज़ हो सके, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप की इंक्रीज़ हो सके और उसकी जो यील्ड है, अल्टीमेटली वो बढ़ सके ज़्यादा से ज़्यादा, इन ऑर्डर टू टैकल आउट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। और अपार्ट फ्रॉम दिस सूडान सीरिया के साथ साथ आईआरसी इज आल्सो प्रमोटिंग वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन एग्रीकल्चर। वो ये भी ज़्यादा से ज़्यादा आप कह लें प्रमोट कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारी जो वुमेन है वो ज़राअत के अंदर आ सकती हैं, जिन और वुमेन के आने के थ्रू या वुमेन के आने के बाद वो इस चीज़ को फोकस कर रही हैं कि किस तरीके से वुमेन जो हमारे पास फार्मर्स होंगी या वुमेन रिसर्चर्स होंगी, वो हायर यील्डिंग को देख सकती हैं या क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स की तरफ उनका क्या रुझान होगा। और उन्होंने इस ओवरऑल प्रोजेक्ट को जो एग्रीकल्चर के अंदर आईआरसी प्रोवाइड करी है फंडिंग, इसको इंक्रीज़ कर दिया था इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान, नाइजर एंड साउथ सूडान, ताकि इससे जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं रीजन्स की या हमारे कंट्रीज़ की, वो इम्प्रूव हो सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट हो सके और यस, वो सस्टेनेबिलिटी के मद में वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलायबल हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आप कह लें वो एमिशंस कम कर सकें और क्लाइमेट चेंज के खिलाफ उसके जो इम्पैक्ट्स आ रहे होते हैं क्लाइमेट चेंज से, वो उसको रेज़िलिएंट बनाएँ, हमारी क्रॉप्स को। और अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं एक और एग्जांपल की बात कहूँ तो आईआरसी ने एक और रिसर्च पायलट प्रोग्राम को लॉन्च किया था नाइजीरिया के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि हम लोग फ्लड प्रोन कम्युनिटीज़ को, ऐसी कम्युनिटीज़ जहाँ पर ये हो या जहाँ पर ये प्रेडिक्शन की जा चुकी हो कि यहाँ पर सैलाब आने लगा है, हम लोग उनको कैश असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। हम लोग उनको पहले से ही कैश दे देंगे एक सैलाब के आने से पहले-पहले। ताकि ये जो प्रोएक्टिव अप्रोच होती है, इट इज़ नॉट अ रिएक्टिव अप्रोच, इट इज़ अ प्रोएक्टिव अप्रोच। ये ट्रेडिशनल मेथड से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती है, क्योंकि पहले से ही पैसे दे देंगे तो इसका मतलब ये है कि दैट कैश असिस्टेंस कुड इन्वॉल्व इन मेकिंग रेज़िलिएंट बिल्डिंग्स, ताकि अगर सैलाब उस जगह पर आ जाए या फ्लड उस जगह पर आ जाए, तो जो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है पहले-पहले, वो कम से कम हो जाएगा। और आईआरसी ने फिर जब उन्होंने वो कैश असिस्टेंस दी थी, तो उसका जो रिज़ल्ट आया था वो ये आया था कि 1% ऑफ जो ग्लोबल डेवलपमेंट असिस्टेंस है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चीज़ के अंदर दी जा रही है, इस अप्रोच के थ्रू लगाई जा रही है, आउट ऑफ 99% ग्लोबल डेवलपमेंट असिस्टेंस। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? हम लोग क्यों ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइमेट फाइनेंसिंग के ऊपर बात कर रहे होते हैं? या एक तरीके से हम लोग क्यों कंट्रीज़ को, डिफरेंट ऐसे कंट्रीज़ हैं जो बात कर रहे होते हैं क्लाइमेट फाइनेंसिंग के ऊपर या उन उसको प्रेशराइज़ कर रहे होते हैं कि यस, हमारे कंट्री के अंदर क्लाइमेट चेंज आ रहा है तो यस वी नीड फंड्स। वो क्यों इस चीज़ को देख रहे होते हैं, वो क्यों इस चीज़ को अर्ज कर रहे होते हैं कि वी आर द क्लाइमेट वल्नरेबल कम्युनिटीज़ या वी आर द क्लाइमेट वल्नरेबल नेशंस। अच्छा, सो इसका जो बेसिकली रीज़न है या आप कह लें मोस्ट इम्पोर्टेंट या एक तरीके से जो इसका कंसर्निंग रीज़न है, दैट इज़ कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग पहले-पहले एसेंशियल है। एक तरीके से जितने भी वर्ल्ड की जो मोस्ट वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं, उनको हेल्प करने के लिए, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से लड़ने के लिए। एक ये चीज़ होगी, फिर दूसरी चीज़ ये है कि वो क्लाइमेट फाइनेंसिंग जो प्रोवाइड की जा रही होती है, वो 3 तरीकों से प्रोवाइड की जा रही होती है। आइदर वो एडेप्टेशन के लिए रिसोर्सेज़ प्रोवाइड करे, आइदर वो जो फाइनेंसिंग या फाइनेंसेस प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं, वो बिल्डिंग हमारे जो एक तरीके से कम्युनिटी बिल्डिंग हो रही होती है, वो उसके अंदर प्रोवाइड, हमारा जो कम्युनिटी है उसकी एक तरीके से बिहेवियर को चेंज किया जाए, रेज़िलियंस बिल्डिंग, एक तरीके से रेज़िलिएंट कम्युनिटीज़ बनाई जाए। और तीसरा एक तरीके से एंटीसिपेटरी एक्शन लिया जाए, और एंटीसिपेटरी एक्शन वुड बी इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर थिंग।
और इस वजह से उन्होंने कहा था कि जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग होती है, इन चीज़ों के थ्रू ये कंट्रीज को इनेबल करती है कि वो क्लाइमेट रिस्क से लड़ सकें, और साथ साथ वो अपने लाइवलीहुड्स को प्रोटेक्ट कर सकें। अलॉन्ग विद लाइवलीहुड्स वो एक और चीज़ को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। किस चीज़ को? देयर डोमेस्टिक एनिमल्स, उनके साथ साथ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ दे कैन प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमी। क्योंकि अगर एक जगह पर डिजास्टर आता है तो उस जगह की जो इकोनॉमी है वो बहुत ही लंबे अरसे के लिए एक तरीके से शुक अपार्ट हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसको दोबारा से बैलेंस करने के लिए इट यूजुअली टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो इन चीज़ों से वो क्लाइमेट फाइनेंसिंग की, और ये थ्री प्रैक्टिसेस से क्लाइमेट फाइनेंस जब प्रोवाइड किया जा रहा होता है, अ कम्युनिटी कैन बी सेव्ड फ्रॉम अ डिजास्टर। इफ यू मूव फॉरवर्ड, तो अब बात होती है कि लॉन्ग टर्म क्लाइमेट फाइनेंसिंग क्या होती है। कि देर इज वन थिंग कि शॉर्ट टर्म क्लाइमेट फाइनेंसिंग, कि जो एक खास मुद्दत के लिए बस आप, लेकिन लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग क्या होती है? सो बेसिकली लॉन्ग टर्म क्लाइमेट फाइनेंसिंग का जो एम होता है वो ये होता है कि हम लोग क्लाइमेट फाइनेंस को स्केल अप करें, स्केल अप से मुराद है उसकी अपग्रेडेशन करें और उसको मोबिलाइज करें, उसको डिफरेंट कंट्रीज की तरफ लेकर जाएं। और क्लाइमेट फाइनेंसिंग के रिसोर्सेज को, और वो कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं? आइदर फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, फ्रॉम पब्लिक सेक्टर, आइदर फ्रॉम बायलेटरल सेक्टर। बायलेटरल सेक्टर से मुराद ये है कि जहाँ पे आइदर दो ऑर्गेनाइजेशंस आपस में मिल रही हो, या एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर मिल रहा हो और पब्लिक सेक्टर मिल रहा हो, और मल्टीलेटरल सेक्टर। मल्टीलेटरल सेक्टर के अंदर हमारे पास देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डेवलपमेंट्स, सॉरी, बैंक्स, जिसे हम लोग नाम देते हैं मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स का। और अल्टरनेटिव सोर्सेज भी हैं हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट। तो वो ये चीज़ को फोकस कर रहे होते हैं, और इसी के थ्रू कॉप ने डिसाइड किया था 2020 के अंदर, जब उनकी फॉलोइंग एक्टिविटीज थी जो कॉप 2020 के अंदर हुआ था। उन्होंने ये कहा था कि हम लोग एक तरीके से एनुअली इन सेशन वर्कशॉप्स देंगे क्लाइमेट फाइनेंसिंग के ऊपर, और हम लोग डेवलप्ड कंट्रीज को चाहिए कि वो 2 साल, हर 2 साल के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करें कि किस तरीके से वो अपनी स्ट्रेटजीज को डेवलप करते हैं, अपनी स्ट्रेटजीज को मॉडिफाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट फाइनेंसिंग, और किस तरीके से वो क्लाइमेट अपनी अपग्रेड करते हैं। कि जो भी वो अपनी इंफॉर्मेशन है उससे वो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करे, एंड देन हम लोग उस इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करेंगे टुवर्ड्स द डेवलपिंग कंट्रीज एंड टुवर्ड्स द लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, से वो क्लाइमेट चेंज के खिलाफ कूप अप कर लें, वो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए तैयार हो जाए इन स्ट्रेटजीज को या इन अप्रोचेस को फॉलो अप करके। सो दैट इज शॉर्टली लॉन्ग टर्म क्लाइमेट फाइनेंसिंग। और जब पेरिस एग्रीमेंट को पार्टीज अडॉप्ट कर रही थी, तो उन्होंने एक और गोल को कंफर्म किया था, वो ये था कि एक तरीके से हमें, हमारे पास एक कंक्रीट रोड मैप होना चाहिए कि इस गोल को हम लोग अचीव कर लें 2020 तक। और तब उन्होंने एग्री किया था कि 2025 पहले पहले कॉप्स जो है पेरिस एग्रीमेंट के अंदर, वो सारी की सारी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैं वो एक क्वांटिफाइड गोल बनाए। और क्वांटिफाइड गोल क्या था वो हम लोग मजीद एक आगे डिस्कस करेंगे। क्वांटिफाइड गोल की बात की थी, और अब यस देयर इज अ क्वांटिफाइड गोल। सो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो यस देयर इज अ लार्ज हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ कॉप्स क्लाइमेट चेंज की बात में। तो बेसिकली जब कॉप 15 हुई थी क्लाइमेट से कमिट, और क्लाइमेट समिट से मुराद ये होता है कि हर कॉप के फर्स्ट 2 डेज के अंदर हमारे पास पूरी नेशंस की मिनिस्ट्रीज आती हैं, मिनिस्टोरियल बॉडीज आती हैं, और वो आपस में आके एक तरीके से मीटिंग्स कर रही होती हैं, वो हाई लेवल प्लानिनरी डिस्कशंस कर रही होती हैं, और वो आपस में आके नेगोशिएशंस कर रही होती हैं। तो दैट इज बेसिकली क्लाइमेट समिट। और क्लाइमेट समिट हमारे पास फर्स्ट 2 डेज के अंदर होता है हर कॉप के। सो ड्यूरिंग द क्लाइमेट समिट ऑफ कॉप 15 जो कि हुआ था 2009 के अंदर,
वर्ल्ड लीडर्स ने प्लेज किया था कि हम लोग एनुअली हर साल $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में बाय 2020। किस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए? डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करने के लिए कि वो क्लाइमेट रिजिलियंट बिल्डिंग्स बनाए और वो क्लाइमेट चेंज से ज़्यादा इफेक्ट ना करे। लेकिन इस प्रॉमिस को केप्ट नहीं रखा गया था और 2020 तक $100 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट थी या फंडिंग थी वो नहीं दी जाती थी एनुअली ऑन एन एनुअल बेसिस पे। और ये कहा गया था कि जो डोनर्स हैं वो दो चीज़ें करें। एक तो वो फुलफिल करें 100 बिलियन पर ईयर क्लाइमेट प्लेज, मतलब कि जो जितने भी डोनर्स होंगे जो देने वाले होंगे वो हर साल $100 बिलियन का जो मार्कअप है वो ज्यादा जरूर देंगे। और दूसरी चीज कि किस तरीके से उन्होंने इन वल्नरेबल कंट्रीज को, जो मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज हैं, उनको इस फंडिंग प्रोवाइड करनी है। देयर शुड बी अ मैकेनिज्म टू इंश्योर कि जो वो कम्युनिटीज हैं उस वल्नरेबल कंट्रीज के अंदर रहने वाली, वो किस तरीके से इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगी। तो दे शुड बी अ ट्रांसपेरेंसी मीडियम। ये चीज कही गई थी COP15 के समिट के अंदर। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मजीद आगे 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 जाएं, तो देर इज कि किस कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जिनको क्लाइमेट फाइनेंसिंग की जरूरत है। सो बेसिकली देर आर अ लॉट ऑफ कंट्रीज। मैं वैसे बात करूं तो क्लाइमेट चेंज से जो अफेक्ट होते हैं वो प्रॉपरली 196 नेशंस हैं। लेकिन आईआरसी ने आइडेंटिफाई किया था कि हमारे पास ऐसे टॉप 17 कंट्रीज हैं जो कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है क्लाइमेट फंडिंग की। और उन्होंने ये कहा था कि वन ऑफ द कंट्रीज इज पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान अगर हम लोग बात करें क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, क्लाइमेट चेंज की वल्नरेबल लिस्ट के अंदर इट इज रैंकिंग अमंग आई गेस द टॉप 10। और अगर टू बी प्रिसाइज आई गेस इट्स पाकिस्तान की जो पोजीशन है मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज के अंदर, दैट इज द नंबर 6। तो इसलिए आईआरसी ने उन 17 कंट्रीज को आइडेंटिफाई किया था और ये आइडेंटिफाई किया था COP28 से पहले पहले। और उन्होंने ये कहा था कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट हो जाए हम लोगों को सबसे पहले इन 17 कंट्रीज के लिए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन नीड्स देनी चाहिए 71%। मतलब कि हम लोग जो हमारी ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन नीड्स दे रहे होते हैं डेवलप्ड कंट्रीज, वो डेवलप्ड कंट्रीज सबसे पहले इन 17 कंट्रीज को बेसिक ह्यूमैनिटेरियन नीड्स दें ताकि वो प्रॉपरली चल पाए। वो जो आप कह रहे हैं ना डेवलपिंग कंट्रीज की लिस्ट के अंदर सबसे डाउनफॉल पर है, वो अपने आप को थोड़ा सा सस्टेन कर पाए। क्योंकि उनकी जो एमिशंस हो रही होती हैं ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की, वो रफली 3.5% है एनुअल बेसिस के ऊपर, आउट ऑफ 100%। और वो जो 17 कंट्रीज के रहने वाले लोग हैं उनकी जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है डेट इज अराउंड 10.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। और राइट नाउ हमारी जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है डेट इज मोर देन 8 बिलियन पीपल। तो 1 बिलियन पीपल, अप्रोक्सीमेटली मोर देन 1 बिलियन पीपल इन 17 कंट्रीज के अंदर रह रहे हैं। और इन 17 कंट्रीज को, डेवलप्ड कंट्रीज को चाहिए कि वो इन 17 कंट्रीज को अपन 71% ऑफ द ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन नीड्स है वो दें। सो आईआरसी ने इस चीज को ज्यादा से ज्यादा जोर दिया था। सो दिस वाज द पिक्चर फ्रॉम द स्टेटिस्टिका। स्टेटिस्टिका एक ऐसा इदारा है जो कि काम कर रहा होता है, रिसर्च कर रहा होता है कि डिफरेंट फील्ड्स के अंदर वो बेसिकली क्लाइमेट चेंज के ऊपर, क्लाइमेट एजुकेशन के ऊपर देख रहा होता है। सो उन्होंने कहा था कि ऐसे कौन कौन से कंट्रीज हैं जो कि क्लाइमेट फंड से आप कह लें ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। सो बेसिकली देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज जो कि क्लाइमेट चेंज से फायदा उठा रहे हैं, क्लाइमेट फंड से बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। और ये पिछले पिछले डेकेड के अंदर हुआ है, लाइक फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ 2010 टू 2020। जो नंबर 1 पर था डेट इज मोरक्को विद $606 मिलियन। उसके बाद मेक्सिको आया था हमारे पास $591 मिलियन। उसके बाद आए थे ब्राजील $533 मिलियन, साउथ अफ्रीका $466 मिलियन, इंडिया 463। और जो लास्ट पर था डेट इज थाईलैंड $181 मिलियन। लाइक इन कंट्रीज ने क्लाइमेट फाइनेंसिंग को टॉप पर रखकर, क्लाइमेट चेंज को लाइक अपनी बुनियाद बनाकर इतने ज्यादा डॉलर्स का फायदा उठाया था। और ये स्टैटिस्टिकल की रिपोर्ट कहती है फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ 2010 टू 2020।
उसके बाद आता है कि हमारे पास क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में, तो ठीक है हम क्लाइमेट फाइनेंसिंग कर लेते हैं, तो हमारे पास ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस है। सो बेसिकली इन ऑर्डर टू टॉक अबाउट क्लाइमेट फाइनेंसिंग चैलेंजेस, देयर आर टोटल 4 चैलेंजेस हमारे पास। चैलेंजेस जो आ सकते हैं, डेट इज ऑफ फंडिंग, दूसरा आ सकता है माउंटिंग डेट का, उसके बाद आता है हमारे पास इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, और तीसरे हमारे पास आता है अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। और किस तरीके से हम लोग इनको टैकल आउट करते हैं, वो इस तरीके से है कि जो हमारे पास बिगेस्ट चैलेंज है वो ये है कि क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स के लिए, स्पेशली लो इनकम कंट्रीज के लिए, जो एलडीसीज होते हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, हमारे पास लैक ऑफ फंडिंग है। हमें ये नहीं पता कि ऐसे कौन कौन से डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो कि फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर सकते हैं और कितनी ज्यादा फंडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ड्यू टू द लैक ऑफ फंडिंग वी कैन नॉट प्रोवाइड, वी कैन नॉट मेक एनफ इम्पोर्टेंस ऑफ क्लाइमेट फाइनेंसिंग। और ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो कि कहते हैं कि ऐसी कोई भी गवर्नमेंट नहीं है इस पूरी दुनिया के अंदर जिसके पास इतना ज़्यादा पैसा हो इस चीज़ को कर गुजरने के लिए। और ये एक यूएस क्लाइमेट एक्टिविस्ट थे, एक यूएस क्लाइमेट साइंटिस्ट थे, जिन्होंने यूएन की कॉप में कहा था, जो कि 2022 के अंदर हुई थी। और हालांकि इसके खिलाफ वैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो कि आर्ग्यू करते हैं, और वो ये कहते हैं कि फाइनेंसिंग को अट्रैक्ट किया जा सकता है थ्रू कमर्शियल इन्वेस्टर्स, मतलब कि प्राइवेट कंपनीज को या प्राइवेट स्टेक होल्डर्स को इनकॉर्पोरेट करके, और हम लोग इस चीज़ को प्रॉपर्ली पूरा कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास माउंटिंग डेट का। माउंटिंग डेट, हमारे पास ऐसे बहुत सारे कुछ वलरेबल ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो कि क्लाइमेट डेट ट्रैप के अंदर आप कह लें स्टक हो चुके हैं। एंड बाय क्लाइमेट डेट ट्रैप उसका मकसद, उसका मतलब ये है कि दे आइदर दे हैव टुक अ लॉट लोन इन ऑर्डर टू टैकल आउट, या इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज, और उस लोन को पूरा करने के लिए दे आर नीडिंग मोर क्लाइमेट फाइनेंसिंग, एक तरीके से दे आर नीडिंग मोर क्लाइमेट फंडिंग, ताकि वो इस डेट से निकल चुके। और इस वजह से हमारे पास क्लाइमेट की जो प्रोटेक्शन होती हैं, क्लाइमेट प्रोटेक्शन मेजर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे आ जाते हैं उन डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। उन डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर बहुत ज़्यादा एक तो बोरिंग कॉस्ट होती है, और अपार्ट फ्रॉम दिस वो बैंकिंग सिस्टम के अंदर भी अपनी जो फाउंडेशन है या उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उस कंट्री का, वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुका होता है। सो डेट्स वाई ऐसा कोई भी कंट्री, जो बाकी कंट्रीज होते हैं, वो उन कंट्रीज को फंडिंग देने से पहले 100 बार सोचते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी। हमारे पास ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट हैं जो कि उन्होंने बहुत सारे कंसर्न्स को रेज किया था, और वो यही कहते थे कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे गरीब कंट्रीज हैं, पुअर कंट्रीज हैं, जिनके पास फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, कि जो इतनी ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, वो कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल। सो उन कंट्रीज को क्या चाहिए, उन कंट्रीज को चाहिए कि वो पहले पहले मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स बनाए, एमडीबीज बनाए। और एमडीबीज को चाहिए कि जब वो उस कंट्री के अंदर प्रॉपरली प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दें, देन दे कैन कैरी आउट द मनी फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज टू देयर ऑन प्रोजेक्ट्स, जो कि उस नेशन के लिए फिर फायदेमंद है। उसके बाद आता है हमारे पास अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। ऐसा कोई भी एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म नहीं है जो कि गवर्नमेंट को और ऐसे इंस्टीट्यूशंस को जो कि फाइनेंशियल प्रोमिस को प्रॉपरली मीट करते हो उसे होल्ड करे। वेल्दियर जो नेशंस होती हैं हमारे पास, आप ऐसे कह लें जो रिचर नेशंस होती हैं, वो इस चीज़ को ओवर रिपोर्ट करती हैं कि उनके जो इन्वेस्टमेंट एस्टिमेट्स होते हैं वो फॉल शॉर्ट हो जाते हैं, और साथ ही साथ जो ग्रीन फंड्स वो दे रहे होते हैं टुवर्ड्स द पब्लिक, या एक तरीके से टुवर्ड्स द डेवलपिंग कंट्रीज, वो प्रॉपरली नहीं लग रहे होते। और उनका एट द एंड मेजर एम ये होता है कि आइदर कार्बन फुटप्रिंट्स को एक तरीके से डिस्क्लोज करना, उनको ना बताना, और दूसरा वो इस चीज को बताकर ग्रीन वॉशिंग कर रहे होते हैं। और ऐसे बहुत सारे वेल्दियर कंट्रीज हैं जिन्होंने इस चीज का फायदा उठाया है, और किस तरीके से कि जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर मोबिलाइज अमाउंट आती थी उसे बढ़ाकर बताना, और जिसकी वजह से अकाउंटेबिलिटी के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा कमी आती थी। देयर वाज वेरी लैकिंग इन टर्म्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि वो कंट्रीज
ऐसे बताते थे कि इस प्रोजेक्ट को करने के लिए वी हैव रिसीव्ड दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ डॉलर्स, हालांकि ऐसा नहीं होता था, जिसकी वजह से हमारे पास अकाउंटेबिलिटी के अंदर लैकिंग आती थी। उसके बाद इफ वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज के हाउ कैन लीडर्स इम्प्रूव द डिलीवरी। कैसे, किस तरीके से, कौन सा ऐसा तरीका है जिसके अंदर हमारे जो वर्ल्ड लीडर्स हैं या हमारे जो डिफरेंट नेशंस के आप कह लें हेड ऑफ स्टेट्स हैं, वो इम्प्रूव कर सकते हैं क्लाइमेट फाइनेंसिंग की डोमेन को, और वो आप कह लो क्लाइमेट फंडिंग को जनरेट कर सकते हैं, क्लाइमेट फंडिंग के अंदर ज्यादा से ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट्स को दिखा सकते हैं। सो बेसिकली हमारे पास जो नंबर वन तरीका है डेट इज टू इंक्रीज फंडिंग फॉर रिजिलियंस एडेप्टेशन एंड एंटिसिपेटरी एक्शन इन कम्युनिटीज ग्रैपलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ऐसी कम्युनिटीज जहां पर कॉन्फ्लिक्ट है और क्लाइमेट चेंज साथ साथ चल रहा है, उस कम्युनिटी को प्रोवाइड करना फंडिंग इन टर्म्स ऑफ रिजिलियंस, एडेप्टेशन और एंटिसिपेटरी एक्शन, कि वो इस चीज को अपने रिजिलियंट बनाए, अपने आप को रिजिलियंट बनाए और साथ साथ अपने आप को अडेप्टिव बनाए इन ऑर्डर टू टैकल आउट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। और इसकी उन्होंने एग्जांपल्स बताई थी कि किस तरीके से वो कर सकते हैं। मतलब कि आइदर वो अपनी जो सीड होते हैं या अपनी जो क्रॉप सीड्स होते हैं उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन कर दे, उसकी जो सिक्योरिटी है, कि लेट्स सपोज हमारे पास एक क्लाइमेट शॉक आता है उस एरिया के अंदर, तो बेसिकली उस कंट्री को चाहिए या उस कम्युनिटी को ये चाहिए कि वो न्यू क्वालिटी के, एक तरीके से हायर क्वालिटी यील्ड के जो सीड्स हैं वो लगाए, जो क्लाइमेट चेंज के अंदर ज्यादा से ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए। So next one is कि ensuring climate finance reaches undeserved communities and underserved, sorry, not undeserved, underserved, or and complements development and humanitarian efforts by making 18% of all adaptation finance for climate vulnerable एंड कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड कंट्रीज। इसका मतलब ये होता है कि जो क्लाइमेट फाइनेंस हमारे पास आ रहा है उस चीज को इंश्योर किया जाए कि वो ऐसे कम्युनिटीज को पहुंचे जिनको प्रॉपरली पहले, आज से पहले कभी क्लाइमेट फाइनेंस मिला नहीं है, और उस चीज के ऊपर जब उनको पैसे पहुंचाए जा रहे हो तो उस चीज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाए कि वो पैसा ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स के थ्रू ह्यूमैनिटेरियन नीड के ऊपर लगे और उस इलाके की डेवलपमेंट के ऊपर लगे। और जब ये चीज हो जाएगी तो 18% ऑफ जो अडेप्टेशन होती है वो उस इलाके की पहले से ही हो चुकी होती है थ्रू दिस एक्शन। उसके बाद आता है कि डिलीवरिंग क्लाइमेट अडेप्टेशन इन कंफ्लिक्ट अफेक्टेड रीजन्स रिक्वायर्स अ पीपल फर्स्ट अप्रोच। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ऐसी कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड रीजन्स, और लेट्स सपोज इधर हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं ऑफ और प्रोविंस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड आई एम सॉरी सॉरी कि अगर किसी का कुछ हो। लेट्स सपोज हमारे पास हमारे कुछ ऐसे बलूचिस्तान के इलाके हैं जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड रीजन है, या जहाँ पर क्लाइमेट अडेप्टेशन को, क्लाइमेट चेंज को, या एक तरीके से जो क्लाइमेट चेंज के लिए काम कर रहे होते हैं उनकी थोड़ी सी मुश्किलात पेश आती हैं। सो बेसिकली उनको ये चाहिए कि वो पीपल फर्स्ट अप्रोच को देखिए। लाइक जब वो उस इलाके के अंदर जाएं तो यस, दे शुड प्रायोरिटाइज लोकल एक्टर्स। पहले पहले उनको काम चाहिए कि वो अपने गोल को थोड़ा सा पीछे करें। वो उस इलाके के अंदर जाकर उन लोगों से जब बात करेंगे तो हमारे जो एक्टर्स हैं उनको चाहिए कि वो उन लोगों की, उन कम्युनिटीज की पहले पहले नीड्स को समझें और किस तरीके से वहाँ पर डायनामिक्स है, किस तरीके से वहाँ का जो माहौल है उस चीज़ को देखें, उस चीज़ को स्टडी करें। और जब वो उस चीज़ को प्रॉपरली स्टडी कर लेंगे देन दे कैन प्रॉपरली इम्प्लीमेंट देयर गोल, जो कि है क्लाइमेट अडेप्टेशन का। और इसके थ्रू जो डोनर्स हैं वो उन एक्टर्स को हेल्प करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर क्लाइमेट फाइनेंसिंग के। पहले पहले वो उनको उनके नेशनल गवर्नमेंट से बात करेंगे उस इलाके की, मतलब कि उस कंट्री की। उस वो नेशनल गवर्नमेंट देन विल बी ब्रेसिंग द फ्लेक्सिबल अप्रोच कि किस तरीके से हम लोग डिफरेंट एनजीओ को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग का गोल है वो उन कंफ्लिक्ट अफेक्टेड रीजन्स के अंदर प्रॉपरली मीट आउट कर सके। और इस गोल के थ्रू बेसिकली हमारे पास बहुत ज़्यादा, आप कह लें क्लाइमेट एडेप्टेशन के अंदर और क्लाइमेट फाइनेंसिंग के अंदर
आप प्रोग्रेस देखी जाती है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टुडे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग आराम से पूछ सकते हैं। मेरे आपसे 2 सवाल ये होंगे, आइदर यू कैन जस्ट कैरी आउट इन टर्म्स ऑफ लेट जो इंट्रिगनेस, कि अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप दोनों सवालों को सर्च भी कर सकते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन मेरा यही होगा आपसे कि आपको पता है कि ऐसी कौन-कौन सी इन्वेस्टमेंट हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर हो जा रही हैं इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट फाइनेंसिंग? और दूसरी बात ये है कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग के ऐसे कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो एक लार्ज अमाउंट के अंदर कैरी आउट हो रहे हैं? और एक और मेरा क्वेश्चन वैसे होगा कि अगर आपसे कोई कहा जाए तो आर यू रेडी टू लॉन्च योर प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट फाइनेंसिंग? एंड इफ यू विल बी हैविंग एनी क्वेरीज आप लोग मेरे से रीच आउट कर सकते हैं ऑन माय लिंक्डइन, ऑन माय जीमेल, ऑन माय व्हाट्सएप नंबर as well. So this was all from my side. अगर आपका कोई भी सवाल हो अब आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, सो आपने मेरे से पूछा था मिस आयशा तारिक कि हाउ इज दिस क्लाइमेट फाइनेंसिंग इन सीरिया एटसेट्रा एज देयर इज नो फंड्स ट्रांसफर्ड। अच्छा मिस आयशा तारिक, दरअसल ये है कि आईआरसी इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी इज वर्किंग इन मोर देन 56 कंट्रीज एंड आई जस्ट टॉक टू, मेरी एक दफा बात हुई थी जो आईआरसी की कंट्री डायरेक्टर है पाकिस्तान की, उन्होंने मुझे बताया था कि आईआरसी इज वर्किंग इन मोर देन 56 कंट्रीज और उन्होंने कहा था कि वी आर सीरिया के अंदर भी उनकी प्रॉपर्ली आप कह लें चैप्टर है और वहाँ की भी एक कंट्री डायरेक्टर है। और आईआरसी का काम दरअसल ये होता है कि वो डेवलप्ड कंट्रीज से मनी उठाए और अपने चैनल के थ्रू अपनी जो उनकी टीम्स बनी होती हैं इन टर्म्स ऑफ दोज 56 कंट्रीज, वो उनके उन टीम्स के थ्रू उस प्रॉपरली मनी को उन कम्युनिटीज तक पहुंचाए। सो दैट इज फ्रॉम माय साइड जो कि मैं आपको बता सकता हूँ इन शॉर्ट। एंड यस, जो हमारे पास दो थी, वन इज द ग्रीन क्लाइमेट फंड और अपार्ट फ्रॉम ग्रीन क्लाइमेट फंड वी हैव द ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी, जीईएफ। आप लोग इन दोनों चीज़ों को ज़रूर सर्च कीजिएगा क्योंकि दोज टू आर वन ऑफ द मोस्ट आप कह लें मज़े की ऑर्गेनाइजेशंस जो कि पाकिस्तान के अंदर भी काम कर रही हैं और पाकिस्तान के बाहर भी काम कर रही हैं, आइदर इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड डैमेज फंड। अगर लॉस एंड डैमेज फंड्स के अलावा भी हम लोग देखें तो पाकिस्तान के अंदर जीसीएफ के, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट नाउ 7 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ऑन अ लार्जर स्केल। लाइक आई वो जो 7 प्रोजेक्ट्स हैं वो गवर्नमेंट भी हैं और वो प्राइवेट सेक्टर के भी प्रोजेक्ट्स हैं। So if you have please any question, feel free to raise your hand and ask a question. Otherwise, we can call this meeting off. एंड इन टर्म्स ऑफ टुमारोज वर्कशॉप, कल भी वर्कशॉप की टाइमिंग मैं आपको कन्वे कर दूंगा। कल जो वर्कशॉप होगी डेट विल बी ऑन रिन्यूएबल फाइनेंसिंग और हमारे जो स्पीकर होंगे डेट विल बी मिस्टर वकास इदरीस। मिस्टर वकास इदरीस इज अ रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपर्ट और ही वाज द कॉप 28 एंड कॉय 18 डेलीगेट और अलॉन्ग विद दिस वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर। सो आई थॉट टू वेलकम हिम to give us the insightful discussion and his thoughts on renewable sector, specifically renewable financing. So I guess you do not have any question. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और कॉप्स के अंदर अगर मैं आपको वैसे बता दूं अभी जो कि आप कह लें क्या कहते हैं उसका क्या चल रहा है, क्या सिनेरियो चल रहा है। तो कॉप 29 के अंदर बेसिकली कंट्रीज ने ये प्लेस किया है कि बाय 2035 वी विल बी गिविंग 300 बिलियन डॉलर्स ईयरली ऑन एन ईयर बेसिस। हालांकि these 300 बिलियन डॉलर्स आर रियली वेरी लो क्योंकि क्लाइमेट चेंज से टैकल आउट करने के लिए कंट्रीज को एक प्रॉपर रिपोर्ट शायद हुई थी कि कंट्रीज विल बी नीडिंग आई गेस 7.1 और 8.1 बिलियन डॉलर्स to properly tackle out the problem of climate change. So this was just a fun fact or एक तरीके से a short fact in terms of the history of the COP 29 क्योंकि वो climate change से relate करी होती है. So thank you all for attending today
और इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑल इन टुमारोज वर्कशॉप जो कि होगी ऑन रिन्यूएबल फाइनेंसिंग, और उसके जो आपके पास एक्सपर्ट होंगे डेट विल बी मिस्टर वकास इदरीस। थैंक यू सो मच, लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग योर क्वेश्चंस टुमारो। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज, थैंक यू।